जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी एंड सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी का टॉपिक से है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोशिका, जीवन की इकाई कोशिका। उसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे नए पैटर्न के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो पिछली भर्ती परीक्षा हुआ था 25 अगस्त को, उसके पैटर्न के हिसाब से मैं इसमें से जो 29 सितंबर को होने वाला जो लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको करा रहा हूँ, जिसमें कथन कारण वाला जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट और असर्श है ना, उस वाला टाइप से, और साथ में कूट वाला वैसे टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें डिटेल से है वो चर्चा किया जाएगा। तो हमारे साथ लास्ट तक बनेगा और इन क्वेश्चनों को वो आप ध्यान से सॉल्व भी करिएगा, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने पहला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। और इससे पहले दोस्तों, पहला क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले, जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, हमारे चैनल को वैसे सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, पादप चालनी नली की कोशिकाओं और अधिकांशतः स्तनधारियों के रक्त अणुओं का एक सामान्य विशिष्ट लक्षण क्या चीज है? सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया के अनुपस्थिति, कोशिका भित्ति का पाया जाना, हीमोग्लोबिन का पाया जाना, या फिर केंद्रक की अनुपस्थिति। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया जो पादप चाली नलिका की कोशिकाएं होती है उसमें और स्तनधारियों की जो रक्त अणु है उनमें से क्या है जो सामान्य विशिष्ट लक्षण है वो क्या चीज है? तो वो हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सूत्रकणिका की अनुपस्थिति होती है, मतलब जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, पादप चाली नलिका की कोशिका और ज्यादातर जो स्तनधारियों के रक्त कणों का जो सामान्य विशिष्ट लक्षण है, तो दोस्तों दोनों में क्या कम रहते हैं? तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों वो अनुपस्थित है ना, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है दोस्तों, अनुपस्थित होता है ना। इसके साथ में आपको एक चीज और है, जो स्तनधारी है उसमें एरिथ्रोसाइट्स में हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, है ना। लेकिन जो पादप चाली नलिका की कोशिका है उसमें ही हीमोग्लोबिन है वो नहीं होता है। जो आपका पादप चाली नलिका की कोशिकाएं हैं उसमें आपका जो कोशिका होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है ना। और सभी पादप कोशिकाओं में मौजूद होती है, इसलिए एरिथ्रोसाइट्स में क्या है, ये अनुपस्थित है वो होता है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन तो समझ आ गया है। दूसरा क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं? तो यहाँ पर राइबोसोम के बारे में पूछा गया है दोस्तों, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है वो दिए गए हैं, उसमें से आपको जो क्या है, जो राइबोसोम के बारे में जो सच नहीं है, जो गलत स्टेटमेंट है उसको देखना है। तो देखिए, पहला दिया दो उप इकाइयों का बना होता है, पॉलीसोम्स बनता है। उसके बाद दिया है यहाँ पर, ये है आपका, है ना, मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ा होता है और प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो दिया गया है आप में, तो पहला स्टेटमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, देख सकते हैं, तो राइबोसोम के बारे में है जो सच नहीं है वो है दोस्तों। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है दो उप इकाइयों का बना होता है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जो राइबोसोम है वो दो उप इकाइयों का है वो बना होता है, एक होता है ना, दो उप इकाइयों का बनाता है होता है। दो प्रकार के, देख अब राइबोसोम दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक होता है आपका 80S राइबोसोम्स है वो पाया जाता है, और दूसरा है 70S प्रकार का जो राइबोसोम है वो पाया जाता है। दोनों राइबोसोम में दो उप इकाइयां हैं वो होती है, 80S में 40S और 60S उप इकाई होती है, और 70S है उसमें आपका 30S और 50S राइबोसोम है होती है। जो 80S राइबोसोम है दोस्तों, वो आपका यूकैरियोटिक कोशिका वाले में पाया जाता है, और जो 70S है दोस्तों आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में है वो पाया जाता है। साथ में जो राइबोसोम है दोस्तों, ये क्या होता है, ये राइबोसोम है वो गोलाकार कणिका में झिल्ली रहित है ना, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से है दोस्तों वो बना होता है। साथ में ये सबसे छोटा और अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो कण है दोस्तों होता है राइबोसोम, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इनके सबसे पहले दोस्तों जो राइबोसोम है, इसको ब्राउन और रॉबिन्सन ने, है ना, ब्राउन और रॉबिन्सन के द्वारा 1953 में दोस्तों इसकी पहचान है किया गया था, किसमें, पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में अगर बात करें तो इसकी जो खोज है वो है पैलेट ने किया था। कब किया था? तो 1955 में है दोस्तों वो किया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो गया। साथ में पॉलिशियम बनता है,
ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, पॉलीसेम है वो बनता है और साथ में आपका यहाँ पर है जो मैसेंजर आरएनए के साथ है वो जुड़ा होता है, तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट है वो सही है। लेकिन आपका ऑप्शन डी है, प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट है दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रोटीन संश्लेषण में दोस्तों इसका योगदान है वो होता है, यहाँ पर नहीं होता है करके बोला है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा और यही आपका सही आंसर है वो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक जीव प्राक केंद्रीय है? यूग्लिना, एनाबिनम, स्पाइरोगायरा या फिर एगैरिकस। तो यहाँ पर जो प्राक केंद्र की है दोस्तों वो कौन सा है, कौन सा एक जीव है जो प्राक केंद्र की है, तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एनाबिना है वो प्राक केंद्र की जीव है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग उपयुक्त है? क्षारकीय फुक्सिन, सैफ्रेनिन, मैथिलीन ब्लू और कार्मिन। तो यहाँ पर किसका उपयोग है दोस्तों, जहाँ पर जो गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक रूप से उपयोग किया जाता है ना, जो उपयुक्त है, तो वो कौन होता है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो कार्मिन है ये सबसे उपयुक्त रंग होता है दोस्तों, है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है जो सबसे उपयुक्त रंग है वो आपका कार्मिन होता है। यहाँ पर जो गुणसूत्र है दोस्तों उसको रंगने के लिए है आपको एसिटो कार्मिन, है ना। एक होता है आपका एसिटो एसिटो कार्बिन है, वो होती है कार्बिन है, इसका उपयोग किया जाता है अभिरंजक के रूप में। और दूसरा होता है दोस्तों एसिटो आर्सिन, है ना, एसिटो आर्सिन होता है, इसका उपयोग है वो अभिरंजक के रूप में किया जाता है। किसके लिए, तो गुणसूत्र के लिए, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके लिए। तो क्रोमोसोम है दोस्तों, इसके बात किया जाए तो जो क्रोमोसोम है उसको सर्वप्रथम दोस्तों हाफ मिस्टर ने कब देखा था, 1848 में दोस्तों, 1848 में हाफ मिस्टर ने है क्रोमोसोम को देखा था। कौन किस में, तो ट्रेडेस्कैंसिया नामक जो पौधा है ना, उसमें ही जो पराग मातृ कोशिका है उसमें है वो इनके द्वारा देखा गया था। इसके बाद जो सबसे पहले जो सर्वप्रथम है ना 1875 में कोशिका विभाजन के द्वारा जो अध्ययन किया गया था उसमें है आपका स्ट्रॉसबर्गर है वो आ जाएगा। 1875 में स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा है वो इसको सर्वप्रथम है वो इसका अध्ययन है वो किया गया था। और जो आपका डब्लू वॉल्डेर है दोस्तों उनके द्वारा 1888 में केंद्रक में उपस्थित इनकी जो गहरी अभिरंजित धागेनुमा जो संरचना है जिसको क्रोमोसोम है उसका नाम है वो दिया गया था। तो इसको भी आप है ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है विभिन्न कोशिकाओं के आकार अलग अलग होते हैं, निम्नलिखित कोशिकाओं को उनके आकार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हुए चलना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें दिया गया है ना, क्या बोले, विभिन्न कोशिकाओं के आकार अलग अलग होते हैं, निम्नलिखित कोशिकाओं को उनके आकार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आकार का नाम दिया गया है और यहाँ पर जो कूट है वो दिया गया है, ये चार ऑप्शन है उसमें दिया गया। तो कूट के हिसाब से है वो आपको जमाते हुए चलना, तो इनका जो आकार है वो कितना कितना होता है और कैसा होता है उसको तो देखिए पहला है माइकोप्लाज्मा, दूसरा शुतुरमुर्ग के अंडे, तीसरा मानव लाल रुधिर कणिका और जीवाणु है वो दिया गया है। तो इनका जो आकार होता है वो कौन कौन सा है वो आ जाएगा। तो इसका देखिए जो है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो कूट है उसको भी आप देख सकते हैं, ये चार कूट है वो बना गया है जिसमें आप है बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बताना है इसको कैसे व्यवस्थित करते जाना है, इनका आकार है ना, जो अलग अलग होता है और उसमें जो कोशिका के आकार है उसके बढ़ते हुए क्रम में है, छोटे से बड़े की ओर आपको है व्यवस्थित करते हुए क्रम में जमाते हुए चलना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे छोटा होता है जो माइक्रोप्लाज्मा है, ये सबसे छोटा होता है, ये छोटा सा महीनकण होता है ना। इसके बाद जो माइक्रोप्लाज्मा है वो पहले नंबर पे आ जाएगा, पहला कूट है ये आ जाएगा। दूसरा में आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर है ना, दूसरा में आ जाएगा आपका जो जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा से छोटा सा बड़ा होता है दोस्तों जो जीवाणु होता है ना, जीवाणु है, बैक्टीरिया है वो आ जाएगा। फिर आपका दोस्तों यहाँ पर जो शुतुरमुर्ग का अंडा है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा है ये वाला आ जाएगा, सॉरी शुतुरमुर्ग का अंडा बोलता हूँ,
मानव लाल रुधिर कणिका है, ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और चौथे नंबर में आ जाएगा दोस्तों आपका शुतुरमुर्ग का अंडा है वो लास्ट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो क्रम बनता है दोस्तों वो कौन सा वाला बनता है, देखिए यहाँ पर है 1 4 3 1 है, 2 है, वो किस में दिया गया दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। सबसे पहले क्या आ जाएगा, जो बढ़ते क्रम है तो माइकोप्लाज्मा पहले में आ जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे आपका जीवाणु आ जाएगा, तीसरे नंबर में मानव लाल रुधिर कणिका है आ जाएगा, और सबसे बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा है दोस्तों वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण प्राक केंद्रियों और सुकेंद्रियों में सामान्य रूप में पाया जाता है। तो कौन कौन से है दोस्तों, जो प्राक केंद्रियों और जो सुकेंद्रियों में है वो सामान्य रूप से पाया जाता है, वो कौन सा लक्षण है। गुणसूत्रों का पाया जाना, कोशिका भित्ति का पाया जाना, केंद्रकीय झिल्ली का पाया जाना, या फिर राइबोसोम्स का पाया जाना है वो पाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जितने भी जो प्राक केंद्र की है ना, और सुकेंद्र की है, उसमें राइबोसोम का पाया जाना है दोस्तों वो क्या सामान्य रूप से वो पाया जाता है कि तो राइबोसोम होते क्या है दोस्तों, ये क्या होते हैं, अत्यंत छोटे हैं है ना, कणिकामय होते हैं, और साथ में राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन से है वो बने होते हैं राइबोसोम है और इसका जो प्रकार है भी उस पहला क्वेश्चन में है आपको बताया भी गया था है ना, 80 170 इस प्रकार के भी पाए जाते हैं इस करके, और ये कॉमन होते हैं दोनों में ये पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल की प्रस्तावना किसने दी थी। कैमिलो गॉल्जी ने, स्लीडन और स्वान ने, सिंगर और निकोलसन, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने। तो किनके द्वारा है दोस्तों जो यहाँ पर मोजेक मॉडल है उसकी प्रस्तावना है वो दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कौन सा वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो आपका सिंगर और निकोलसन है दोस्तों, सिंगर और निकोलसन उनके द्वारा है जो प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल है उसका प्रस्तावना है वो दिया गया था दोस्तों, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका सिंगर और निकोलसन है वो ये कब दिए थे, तो 1972 में दोस्तों। यहाँ पर जो अवधारणा है ना, इनकी जो प्रस्तावना है 1972 में वो प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। और इसके इनके द्वारा जो प्रस्तावना दिया गया था सिंगर और निकोलसन के द्वारा, वो पूरे विश्व में व्यापक रूप से जो जितने भी वैज्ञानिक है उनके द्वारा वो स्वीकार्य है वो किया गया था, है ना। इस मॉडल के अनुसार जो कुछ बातें थी उसमें क्या था दोस्तों, इसमें जो तरल मोजेक मॉडल है उसमें जो लिपिड और आंतरिक प्रोटीन अणु है वो एक मोजेक के रूप में है वह व्यवस्थित रूप में है वो पाया जाता है करके बताया गया था। साथ में जो लिपिड अणुओं के जो गोलाकार दो जो ध्रुवीय सिरे हैं दोस्तों, है ना, वो बाहर की ओर है वह अध्रुवीय सिरे है अंदर की ओर होता है, और जो ध्रुवीय सिरे है वो बाहर की ओर और अध्रुवीय सिरे है वो अंदर की ओर होता है करके बताया गया था। साथ में ऐसी व्यवस्था हो के कारण दोस्तों झिल्ली के कण है जो अणुओं की जो कोशिका के अंदर आने जाने से है वो रोक देता था दोस्तों, है ना, और वसा में घुलनशील पदार्थ आसानी से अंदर है वो जा सकते थे, है ना, जो तरल मोजेक मॉडल है उसके आधार पर। साथ में यहाँ पर जो प्रोटीन के जो कुछ अणु है दोस्तों जो लिपिड स्तर के बाहरी सतह पर चिपके रहते थे और आसानी से उसको हटाया जा सकता था, है ना, ये सब चीजें है ना। तो बहुत ही अच्छे ढंग से है वो सिंगर और निकोलसन के द्वारा है तरल मोजेक मॉडल को है वो प्रस्तुत किया गया था। कब गया था, तो 1972 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर है, प्रश्न देखिए, श्रावी कोशिका के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो श्रावी कोशिका है दोस्तों उनके लिए कौन सा कथन है वो सही नहीं है, इसको आपको बताते हुए चलना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, जो श्रावी कोशिका नहीं है उसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके आधार पर दोस्तों ये बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया है गोल्जी उपकरण नहीं होता है, कोशिका में रुक्ष अंतः द्रव्य जालक RER आसानी से दिखाई देता है, सी में दिया है केवल चिकना अंतः द्रव्य जालक SER अनुपस्थित होता है, और श्रावी कणिका केंद्रक में बनती है। तो यहाँ पर कौन सा वाला स्टेटमेंट है दोस्तों जो क्या हो जाएगा, आपका कथन सही है। जो कथन सही है दोस्तों उसको ही बताना है ना। क्या है, श्रावी कोशिका के में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है करके पूछा गया। तो ये चारों स्टेटमेंट है उसमें से आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों जो सही कथन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिका में रुक्ष अंतः द्रव्य जालक, है ना, RER, जो RER है ना, RER है वो आसानी से है वो दिखाई देने लग जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है उसके बारे में देखते हैं। 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। टोनोप्लास्ट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट की बाहरी झिल्ली, या फिर पादप कोशिका की धानी की झिल्ली सीमा, या फिर पादप कोशिका की कोशिका
कलम। तो यहाँ पर देखिए ये जो 4 ऑप्शन है वो इधर दिए गए हैं, 2 ऑप्शन का इधर है और 2 वाले इस पेज में है ना? तो यहाँ पर क्या है, जो सही है उसको आपको बताते हुए चलना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो टोनोप्लास्ट है वो क्या होता है दोस्तों? तो टोनोप्लास्ट क्या है? ये पादप कोशिकाओं की बनी धानी की झिल्ली सीमा है वो होता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसके बारे में देखते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुकेंद्रीय कोशिका के लिए सही नहीं होता है? जो सुकेंद्रीय कोशिका है दोस्तों उसके लिए जो सही नहीं है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर 80 इस प्रकार का राइबोसोम होता है। इसके कोशिका द्रव्य में 80 इस प्रकार का राइबोसोम होता है। सूत्रकणिका में वर्तुलाकार डीएनए होता है या फिर ऐसे अंगक होते हैं जिनके चारों तरफ झिल्ली होती है। तो यहाँ पर जो सुकेंद्रीय कोशिका है दोस्तों उसके लिए जो सही कथन है वो नहीं है, वो क्या कौन सा वाला हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सूत्रकणिका में जो वर्तुलाकार डीएनए है वो होता गया है बोला गया दोस्तों। ये क्या है, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा और यही आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11वां नंबर का क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्लाज्मा झिल्ली है दोस्तों उनके बारे में देखिए तो यहाँ पर है ना दिया है, यह पादप और प्राणी दोनों ही कोशिकाओं में पाई जाती है। इसमें लिपिड द्विस्तर रूप में होती है, प्रोटीन्स लिपिड द्विस्तर के साथ और शिथिल रूप में संबंध होती है। और डी में दिया है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कभी भी विद्यमान नहीं होती है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पूछा गया कि जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसमें जो सही कथन नहीं है उसको बताना है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? जो गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका 11वां नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट कभी भी विद्यमान नहीं होता है करके बोला गया है, ये वाला स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है दोस्तों, जो कि प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बिल्कुल सही नहीं बैठता है। बाकी यह पादप और प्राणी दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं तो बिल्कुल सही बात है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, पादप और कोशिकाओं दोनों में। इसमें लिपिड द्विस्तर रूप में होता है, ये भी सही है। प्रोटीन्स लिपिड द्विस्तर के साथ और शिथिल रूप में संबंध होता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट कभी नहीं विद्यमान नहीं होता करके बोला गया दोस्तों, तो ये नहीं दी, इसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें विद्यमान है वो रहते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी है आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। 12वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, प्लाज्मा प्लास्टिड निम्नलिखित में से एक लक्षण के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न होते हैं। इनका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? झिल्ली की 2 परतों का पाया जाना होता है, राइबोसोम का पाया जाना है, पर्णहरित क्लोरोफिल का पाया जाना या फिर डीएनए का पाया जाना। तो यहाँ पर प्लास्टिड है उसमें जो एक लक्षण है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न होता है, अलग है। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न जो है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। प्लास्टिड है उसमें पर्णहरित क्लोरोफिल का है वो पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में है वो नहीं पाया जाता है। यहाँ पर जो पादप होते हैं दोस्तों उसमें भी जो प्लास्टिड होता है वहाँ पर है क्या करता है, ग्रेना और स्ट्रोमा होता है, वहाँ पर भोजन का निर्माण करने का काम दोनों वो करते हैं। और जो जंतु होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, उसको पावर हाउस के नाम से है वो जाना जाता है ना। तो दोनों का जो काम है, जिन दो जो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड है उसकी झिल्ली की 2 परतों का है वो पाया जाता है, ये भी सही है। राइबोसोम है दोनों में पाया जाता है, साथ में डीएनए है वो दोनों में पाया जाता है, लेकिन पर्णहरित क्लोरोफिल का पाया जाना क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया से बिल्कुल भिन्न है। तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका कंकाल का कार्य नहीं है? अंतरा कोशिकीय परिवहन का, कोशिका की आकृति और संरचना को यथावत बनाए रखना, सी में दिया है अंगक को अवलंब प्रदान करना, या फिर कोशिका गतिशीलता होती है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो कार्य कोशिका कंकाल है उसका कार्य नहीं है करके पूछा गया दोस्तों, क्या है तो अंतरा कोशिकीय परिवहन का कार्य यहाँ पर कोशिका कंकाल है वो नहीं करता है ना। ये वाला है आपको, बाकी कोशिका की आकृति और संरचना को यथावत बनाए रखता है, साथ में अंग को अवलंब प्रदान करता है, मतलब सहारा प्रदान करता है, साथ में कोशिका की गतिशीलता को ले लिए भी कंकाल है वो काम करता है, लेकिन अंदर कोश की परिवहन के लिए क्या है इसका कार्य है वो नहीं करता है। कोई भी कोशिका कंकाल है वो स्केलेटन है वो नहीं करता है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो अभिरंजक है वो कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए जो अभिरंजक यूज किया जाता है दोस्तों वो कौन सा है?
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको देखने के लिए जो इस्तेमाल करने वाला जो अभिरंजक होता है दोस्तों, है ना? वो होता है आपका, देखिए, फास्टग्रीन दिया गया है, सैफरनिन दिया गया है, एसिटोकार्मिन दिया गया है और जेनसग्रीन दिया गया है। तो इसमें से कौन सा वाला है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है अभिरंजक उसको देखने के लिए, तो वो जेनस ग्रीन बी है दोस्तों। जेनस ग्रीन बी है वो, उसमें एक्चुअली इसमें देखा जाता है यहाँ पर जेनस ग्रीन दिया है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो ओरिजिनल है वो जेनस ग्रीन बी के द्वारा है दोस्तों। इसको अभिरंजित है वो किया जाता है, अभिरंजन में है उपयोग है वो किया जाता है। साथ में माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों, आपका माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो कोलिकर ने देखा था दोस्तों। किसने देखा था? कोलिकर ने। कोलिकर के द्वारा देखा गया था। कब? तो 1850 में है वो देखा गया था दोस्तों। कब देखा गया था? 1850 में है वो देखा गया, और फ्लेमिंग ने इसे फिलिया नाम से है दोस्तों संबोधित भी किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, है ना? साथ में अल्टमान है, इन्हें 1890 में दोस्तों एक और वैज्ञानिक है अल्टमान, है ना? इसे बायोप्लास्टर का नाम है वो दिया गया था, और बेंडा के द्वारा 1898 में, है ना? बेंडा है एक वैज्ञानिक, उनके द्वारा 1898 में इसे माइटोकॉन्ड्रिया है वो नाम दिया गया था। तो ये 4 वैज्ञानिक हैं, उनके नाम को आपको जानना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। साथ में जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, उसको अभिरंजन के रूप में आपका जेनस ग्रीन भी है, उसका उपयोग है किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया 2 कलाओं का है वाला कोशिकांग के रूप में है वो जाना जाता है दोस्तों, है ना? 2 कलाओं वाला कोशिकांग के रूप में जाना जाता है, जिसका अपना आनुवांशिक तंत्र है वो पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर आनुवांशिक तंत्र है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसमें जो डीएनए है ये भी पाया जाता है, आरएनए है ये भी पाया जाता है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है ना? डीएनए है, आरएनए है, वो दिया गया। साथ में आपका जो 70 इस प्रकार का जो राइबोसोम है दोस्तों, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में है वो पाया जाता है। 70 इस प्रकार का राइबोसोम है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और एक चीज और है दोस्तों, जो क्रेब्स चक्र से जितने भी संबंधित समस्त एंजाइम्स है दोस्तों, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वो पाए जाते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इसको मैं बता रहा हूँ, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है ना? इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन लाया था कोशिका से, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आगामी भर्ती परीक्षा उसमें आ सकते हैं। तो आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।